नहीं हुआ है। सरकारी लोग मेरे कोई नहीं मिलने गए, मेरे दरवाजा पे अभी तक कोई नहीं पहुंचे हैं। हम धन्यवाद। धमकी क्या मिल रही है तुमको? मेरी मम्मी को धमकी मिल रही है कि जो तुम्हारे बेटी के साथ हुआ है वही तुम्हारे साथ हो सकता है। कौन दे रहा है धमकी? वही लोग दे रहे हैं। हाँ, चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। जो मुख्य आरोपी सब है, अनिल, राज, घनश्याम, बादल, चारों जन को कड़ी से कड़ी सजा मिले और हमें न्याय मिले। हम नहीं कुछ बोलते, अभी तक हम लोग डर लग रहे हैं। हम सब डरा रहे हैं अखनी कि नहीं कुछ बोल रहे, क्योंकि तो बेटी के चलते ऐसे हो गया। फिर हो सके ना कि परिवार के हम लोग के कर देंगे फिर कुछ, वही चलते हम लोग कुछ नहीं अखनी बोल रहे हैं। हाँ, सब बहुत अपने दबाव। सभी से मेरी अपील है, मेरी प्रार्थना है कि सब लोग मिलकर सहयोग करें, आर्थिक सहयोग दें, ताकि बिहार की इस बेटी का दरिंदों ने जिस तरह से चेहरा छीन लिया है, फिर से वापस लाने में कामयाबी मिल सके। खबर कटिहार से, जहां पर मामूली विवाद में दो महिलाओं की आंखों की रोशनी चली गई। जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद मारपीट हुई और इसी दौरान महिलाओं ने ही दूसरे पक्ष की महिलाओं पर तेजाब से हमला कर दिया। दो महिलाओं की आंखों की रोशनी जा चुकी है। घटना कोढ़ा पुलिस शिविर के नकीपुर कॉलोनी की है। इस मामले में फिलहाल 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से, जहां के हरदी कछार के पास पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का निर्माणाधीन टावर गिरने से 5 मजदूरों की मौत हो गई। मृत 5 मजदूर झारखंड के ही रहने वाले थे। मृतकों में हरि महतो, विकास महतो, प्रकाश महतो, भोला महतो और गोवर्धन सिंह शामिल हैं। सभी मृतक पावर ग्रिड के ठेका कंपनी के अंतर्गत काम करते थे। इस घटना में प्रथम दृष्टया लापरवाही की बात सामने आई है। सबसे बड़ा सवाल है कि मजदूरों से रात में क्यों काम करवाया जा रहा था। फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए बलौदा शासकीय अस्पताल भेजा गया था और उसके बाद इनके परिजनों को शव सौंप भी दिए गए हैं। जिले से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की लाइन गुजर रही है, जिसे रांची तक लाया जाना और इसी के लिए औराईकला और हरदी क्षेत्र में टावर लगाने का काम जारी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। उधर से इधर बोला, उधर से जाके इधर। विकास पांडे अपहरण केस में आज फिर से कोर्ट के समक्ष सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक सीता सोरेन की गिरफ्तारी नहीं हुई है और विकास पांडे, जो कि उनका पीए था, उसके अपहरण कांड में ही सीता सोरेन की गिरफ्तारी होनी है, लेकिन अभी तक पुलिस सुराग नहीं लगा पाई है। झारखंड पुलिस अब तक नाकाम रही है सोरेन तक पहुंचने में, सीता सोरेन तक पहुंचने में। और बीते 15 अप्रैल को हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी विधायक सीता सोरेन को 6 मई से पहले गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया था। साथ ही गिरफ्तारी नहीं होने की सूरत में राज्य के गृह सचिव और डीजीपी को सशरीर उपस्थित होकर कोर्ट के समक्ष जवाब देने का निर्देश भी मिला था। चूंकि समय सीमा समाप्त हो गई और अब इस मामले में आज एक बार फिर से सुनवाई होगी और यहां पर देखना होगा कि दोनों आला अधिकारी कोर्ट में हाजिर होने के बाद अपनी तरफ से जवाब क्या देते हैं। झारखंड में राष्ट्रपति शासन के दौरान भाजपा ने राजभवन की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय ने आरोप लगाया कि विधानसभा भंग करने के मसले पर राजभवन की भूमिका संदिग्ध है। उन्होंने मांग की कि 18 जुलाई से पहले विधानसभा चुनाव कराए जाएं तो पार्टी नहीं तो आंदोलन करेगी। वहीं भाजपा के आरोप पर कांग्रेस ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बलमुचू ने कहा कि नादानी में भाजपा राजभवन पर ऐसे आरोप लगा रही है और राष्ट्रपति शासन में जो विकास कार्य हो रहे हैं वो संतोषजनक है। हम ये मानते हैं कि झारखंड में राजनीतिक अनिश्चितता को लगातार बनाए रखने में राजभवन की भूमिका सबसे अधिक संदेह के दायरे में आ रहा है। बदकिस्मती से उन लोगों को दिमाग से अब तक हट नहीं पाई कि राष्ट्रपति शासन दूसरे के राष्ट्रपति शासन है, ना कि किसी पार्टी विशेष की शासन है।
दूसरी चीज कि जहां तक काम की बात है, हमको लगता है कि जो बातें राष्ट्रपति शासन में सब लोग जाके बातें करते हैं, हम लोग भी बातचीत करते हैं महामहिम से, राज्यपाल से, और हमको लगता है जो जो चीजें विशेषकर बिजली की इश्यूज है उसको काफी एड्रेस किया रहा है। आज हमको ये कह सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर जल रहे हैं लगातार बदली होते चले जा रहे हैं, अभी तक कोई किसी ने। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे 14 मई को रांची पहुंच रहे हैं। यहां पर वो ताजा राजनीतिक हालात और कानून व्यवस्था का जायजा लेंगे। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री 14 मई को सुबह 8:30 बजे नई दिल्ली से रांची पहुंचेंगे और उसके बाद राजभवन में आयोजित बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में राज्यपाल के दोनों सलाहकार मधुकर गुप्ता और के विजय कुमार के अलावा राज्य के सभी आला अफसर भी उपस्थित रहेंगे। राज्य में चुनावी सुगबुगाहट के बीच केंद्रीय गृह मंत्री का यह दौरा काफी अहम है। चलिए वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, कुछ और खबरों के साथ जल्द। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्रीलंका रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। हुआ था मुझे लव एट फर्स्ट साइट, पर कर दी उसने मेरी पॉकेट सुपर टाइट। रोज नहाया, परफ्यूम भी लगाया, फिर भी दे दी उसने किसी और को लव बाइट। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मेला डिटर्जेंट पाउडर और केक, जादू सा इसका घर घर है छाया। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉप रोड और जौहरी बाजार जयपुर में। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में शहरी निकायों में प्रथम चरण में होने वाली सफाई कर्मियों की भर्ती में नियुक्ति पत्र 1 से 10 जुलाई तक जारी कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री गहलोत की ओर से कुल 30,000 सफाई कर्मियों की स्वीकृति मिलने के बाद स्वायत्त शासन विभाग ने भर्ती प्रक्रिया स्वीकृत कर ली है। इसके मुताबिक प्रथम चरण में 20,000 और दूसरे चरण में 10,000 सफाई कर्मियों की भर्ती होगी।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल सूबे के मुसलमानों को हज हाउस का बड़ा तोहफा दिया। राजधानी जयपुर के करबला मैदान में मुख्यमंत्री गहलोत ने हज हाउस का कल लोकार्पण किया। हज कमेटी ने नए भवन का नाम हज कम्युनिटी सेंटर से बदलकर हज हाउस कर दिया। मुख्यमंत्री गहलोत ने मुसलमानों को हज हाउस का मुबारकबाद देते हुए कहा कि हमारा मुल्क एकता में अनेकता का संदेश देता है और हम सबको मिलकर कौमी एकता का संदेश देना होगा। गहलोत ने सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जन कल्याण के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस संदेश यात्रा के 5वें चरण का आगाज कल हड़ौती से होगा। कांग्रेस संदेश यात्रा कल झालावाड़ और 12 जिलों में पहुंचेगी। इस दौरान राज्य प्रभारी मुकुल वासनिक, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज रात 12 बजे ट्रेन से सफर तय कर 7 मई को सुबह झालावाड़ पहुंचेंगे। वहां पर मुख्यमंत्री द्वारा चुनावी सभा को संबोधित भी किया जाना है और उसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत, राज्य प्रभारी मुकुल वासनिक, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान कोटा संभाग की जनसभाओं में शिरकत करेंगे। तो स्वराज संकल्प यात्रा के तहत वसुंधरा राजे ने कल खंडार के बाद सवाई माधोपुर में भी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा। वसुंधरा राजे ने कहा कि सरकार में ऊपर से लेकर नीचे तक लूट मची और बाहर से आए लोग भी प्रदेश को लूट रहे हैं। वसुंधरा ने कथित रॉबर्ट वाड्रा जमीन घोटाले को लेकर भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने भी इस जनसभा को संबोधित किया और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाने साधे। शहनवाज हुसैन ने कहा कि सरकार 4.5 साल से सोई हुई है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी सरकार को अपने निशाने पर रखा। खुशी है कि कल ये दर्शन करने के बाद आज का जो दौरा था, जिसमें सबसे मिलने का एक मौका मुझे मिला, जगह जगह खंडार से लेकर पूरे रास्ते भर आप तक इतना मजा आया। ऐसे खंडार के लोग भर के आए, रास्ते भर ऐसे लोग आए कि मैं तो इतना ही कह सकती हूँ कि सवाई माधोपुर के पहले दिन का गणेश जी के आशीर्वाद से, आप लोग सबके आशीर्वाद से बहुत मजेदार तरीके से निकला। मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि मैंने हमेशा आप लोग सबसे यही कहा कि हमारा परिवार एक ऐसा परिवार होना चाहिए जिसके अंदर 36 के 36 कौम और सब मजहब प्यार से जी सके। कि माता और बहनों को 20-22 घंटे बिजली घर के अंदर मिलती थी पहली दफा राजस्थान के अंदर, और किसानों को 6-7 घंटे बिजली मिलने का काम हम लोगों ने किया। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक फैशन शो का आयोजन किया गया, जहां पर रैंप पर कैटवॉक तो हुआ ही और 90 तरह के परिधानों का प्रदर्शन किया गया। वो तस्वीरें देखिए। Change every time, oh my.
तो चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम संगीनी में। अक्सर हम सुनते हैं कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। लेकिन वाकई नारी की शक्ति को एक पहचान दिलाने का काम मुस्लिम समाज की महिला मुस्लिम समाज में नई चेतना लाने का काम कर रही हैं यास्मीन फारूकी। आप हैं मुस्लिम महिला समाज की वेलफेयर सोसाइटी की जनरल सेक्रेटरी। आइए उनसे मिलते हैं। यास्मीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संगीनी प्रोग्राम में। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मुस्लिम समाज में नारियों की क्या स्थिति है? मुस्लिम समाज में नारियों की स्थिति बहुत खराब नहीं है, इसलिए कि मुस्लिम समाज को अगर इस्लाम के साथ जोड़ा जाए तो सबसे ज्यादा जो हक दिया है इस्लाम ने वो मुस्लिम औरत को दिया। वो बहुत सारे हक जो कि और किसी धर्म में नहीं मिले थे महिला को, वो सारे हक महिला को दिए हैं। हक तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी महिलाएं या तो इसका यूज नहीं कर रही हैं या फिर कहीं न कहीं वो दबी हुई है। जहाँ तक यूज करने की बात है, आप उनको बताओगे तभी तो यूज करेंगी। बात पूरी चली जाएगी। प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि हम उनके हकों को हम बताते ही नहीं। ना हमारे धर्म के ठेकेदार इस चीज को पसंद करते हैं कि औरतों को पता चल जाए कि उनके क्या हक है, और अगर वो पता चल गया तो जागरूक हो जाएंगी। इसलिए मजबूरी है कि उन लोगों को, बेचारियों को ये पता ही नहीं है कि उनके हक कितने लंबे चौड़े हैं, तो वो उसी वजह से परेशान है। और सबसे कौन सा हक ऐसा है जिससे कि महिला आगे बढ़ सकती? सबसे बड़ा हक मैं सोचती हूँ कि एजुकेशन का है, कि अगर वो इस बात से अड़ जाए कि मुझे पढ़ना है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दूसरा सबसे बड़ा हक है कि आप शादी अपनी मर्जी से कर सकते हैं, उसे कहाँ करनी है और कहाँ उसका मिजाज नहीं मिलता। मेरे ख्याल से अगर ये दो चीजें तय हो जाएं तो जिंदगी आसान है। और शिक्षा का स्तर आप देखते हैं कि मुस्लिम समाज में बहुत कम है, महिलाओं का उतनी पढ़ी लिखी नहीं होती है, तो इसका रीजन क्या है? यही कारण है कि उनको हकों का पता नहीं है। उनको हकों का पता नहीं है, और मुश्किल हमारे यहाँ राजस्थान में ज्यादा है। एजुकेशन जो महिलाओं की कम है या मर्दों की कम है, वो राजस्थान का प्रॉब्लम है। आप यूपी में या कहीं और जगह जाएंगी तो वो स्टेज नहीं है, क्योंकि यहाँ राजस्थान हैंडीक्राफ्ट का गढ़ है। वो चीजें, औरतें भी वही चीजें काम में करती हैं और अपनी पालन पोषण करती हैं, इसी वजह से वो तालीम से महरूम रहती हैं। तो उनको हक दिलाने के लिए आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो किस तरह से जागरूकता फैला रही हैं आप अपने समाज में? बहुत सारे तरीके से हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि अगर जो ख्वातीन हमारे पास आती हैं उनको उनके हक की बात बताते हैं, उनको समझाते हैं। और सबसे बड़ा जो हमारा एक बहुत बड़ा मसला है कि जहेज लेने और न देने का, पहला मेरा जो अहद है वो यही है कि कोई भी औरत ये कह दे कि मैं ना तो जहेज लूंगी ना मैं दूंगी, तो बहुत सारी चीजें उस चीजों से खत्म हो जाएंगी। समाज में जो औरतों का हालात हैं, मैं छोटा सा आपको अपने बारे में बताऊं कि मैंने 10 साल काउंसलिंग की है और 10 साल काउंसलिंग फैमिली कोर्ट में की है। एक लड़की का किस्सा मैं हमेशा उसका याद रखती हूँ और आपसे शेयर करना जरूर चाहूंगी। हमारे दर्शकों के साथ उस लड़की की शादी बचपन में हो गई थी और
वो 20 साल तक उसके हस्बैंड ने, उसका हस्बैंड डॉक्टर हो गया था और वो पढ़ी लिखी नहीं थी, अपने पेरेंट्स के पास रहती थी। उसका हस्बैंड डॉक्टर था, उसने दूसरी जगह से शादी कर ली। उसके बाद मैं मोटिवेट करने पे इसी तरह बार बार उसको करती थी कि भाई तलाक ले लो, तुम्हारी भी जिंदगी है, इसने शादी कर ली, इसके बच्चे हो गए। लेकिन वो एक भारतीय महिला वाला जो हमारे पे टैग लगा दिया गया है, नहीं नहीं मेरा क्या होगा और मैं इसको कैसे छोड़ दूं, मेरे तो 7 जन्मों का साथ है, ये वो बहुत समझाया मैंने। पर कुछ उसकी फैमिली की मतलब, कुछ उसके ससुराल का मतलब, वो यही हुआ कि लड़का जो था वो डॉक्टर था, वो जापान रहता था और जापान में उसकी वाइफ थी, उसके 2 बच्चे थे और वो लड़की यहीं रहती रही और वो मजे करते रहे और वो परेशान। ऐसे बहुत सारे हादसे आपके समक्ष आते हैं, किस तरह से उनको आप मोटिवेट करते हैं, किस तरह से सपोर्ट करते हैं, और लोग आपका, मुस्लिम समाज के लोग आपका विरोध भी करते होंगे? एक बड़ी मजेदार चीज शेयर करना चाहूंगी आपको कि अगर आदमी कहीं बाहर निकलता है तो उस पे बहुत सारे एलिगेशन आ सकते हैं, बट अगर एक महिला बाहर निकल के कुछ काम करना चाहती है और बगावत वाली बात करना चाहती है तो उस पे एक ही एलिगेशन आता है कि ये खराब हो गई, कैरेक्टर उसका, चरित्र पर तुरंत उंगली उठाई जाती है। वो उसके अलावा क्योंकि उन लोगों के पास कोई बात ही नहीं होता है, नहीं उनके पास कोई बात ही नहीं मिलता, उनके पास इसके अलावा कोई बात करने को नहीं है उसके बारे में, क्योंकि वो सिर्फ यही बात कर सकती है। तो वो शुरू में बहुत लगा कि वो उससे बात कर रही हैं, वो उनसे मिलती हैं, वो, पर मेरे हस्बैंड का मुझे सपोर्ट रहा, बच्चों का बहुत सपोर्ट रहा, अब बच्चों का बहुत सपोर्ट है कि आप कुछ भी करिए, कोई फर्क नहीं। मतलब शुरू में आपको कहीं न कहीं लोगों ने नर्वस करने की कोशिश की कि आप बैठ जाएं चुपचाप, अपने जैसे चरित्र पर कोई उंगली उठाता है तो अपने आप महिला अपने आप को समेटने की कोशिश करती है, उस राह से गुजरने की कोशिश नहीं करती है। बिल्कुल तकलीफ होती है, और आपके हस्बैंड को भी वो थोड़ा सा टच करता है। जी बिल्कुल। महिलाओं के हक बहुत हैं आपके समाज में, उनको आप दिलवाने के लिए और आगे क्या प्रयत्न कर रही हैं? मोटिवेट करना है सबसे बड़ा काम मेरा। हम लोग, हमारी पूरी एसोसिएशन उस चीज के लिए, पहला तो काम हमारा ये है कि एजुकेशन के लिए हम उस पर जोर दें कि चाहे वो पेरेंट्स हों चाहे हस्बैंड हो, अगर कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनकी शादी हो गई लेकिन वो इंटेलिजेंट हैं तो हम उन लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि पढ़ाई के लिए कोई उम्र नहीं होती है, आप कभी भी एजुकेशन ले सकते हैं। यास्मीन जी, आप अपने समाज में बहुत महिलाओं को जागरूक करना चाह रही हैं, एक नई चेतना लाना चाह रही हैं, तो संदेश के रूप में आप हमारी महिला दर्शकों को क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहूंगी कि आपका सही और गलत आपका खुद का है, आपके दिल के फैसले हैं, आप किस चीज को सही और गलत समझ रही हैं वो सबसे बेहतर है। लोगों को कहने की में मत आइए और ये ना सोचिए कि वो गलत कह रहा है तो गलत होगा और वो सही कह रहा है तो सही होगा। जो आपका दिल कह रहा है वो सही है। एजुकेशन सबसे बड़ी चीज है, जिस दिन एजुकेटेड हो जाएंगी औरतें उस दिन सारे मसाइल हल हो जाएंगे। और उसका एक सबूत मैं आपको दे दूं कि मेरी बेटी खुद एयर होस्टेस है। और आखिर में मैं ख्वातीन से यही कहना चाहूंगी कि हम वो लोग हैं जिन्होंने, हमने रेगजारों में सारे फूल खिलाए हैं और हम ही से दुनिया बनती है, हम ही पे खत्म होती है। अगर हम नहीं होंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर नारी नहीं होगी तो दुनिया कहाँ होगी। और आप संगीनी प्रोग्राम में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वाकई सच है कि नारी को अपनी शक्ति को पहचानना जरूरी है, तभी समाज में एक नई चेतना आएगी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मिलेंगे दामिनी में। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी रोजगार के संग संग, नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग। बरसेगी खुशहाली, दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना उगलेगी। 4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है।
देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार। नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। देखिए ईटीवी राजस्थान सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मेला डिटर्जेंट पाउडर और केक, जादू सा इसका घर घर है छाया। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, स्टॉक रोड और जौहरी बाजार जयपुर में। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका दामिनी में। अपनी हाथों से किस्मत लिखने वाले कुछ और होते हैं, जमाने को रंग देने वाले काबिले गौर होते हैं। ऐसी ही हमारी आज की दामिनी। जी, मैं वंदना बगड़िया, आई बिलोंग टू जयपुर एंड मैं पहले कस्टमर सर्विसेज देखती थी प्राइवेट सेल फोन कंपनी में। उसके बाद में मैंने तभी से इनफैक्ट 2004-2005 से हमने अपने एनजीओ बाय द नेम ऑफ स्वावलंबन, हमने इस संस्था की स्थापना की। ये मासूम निर्मल कोमल से चेहरे, खिलखिलाता बचपन, छोटे छोटे कोमल हाथों में दुनिया भर की प्रतिभा को समेटे ये बच्चे इस समय अपने माता पिता से दूर जरूर हैं, लेकिन यहाँ शायद सबसे खुश और अपने बचपन का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। ये सभी बच्चे उन घरों की मुस्कान हैं जिनके माता पिता दोनों ही रोजगार के चलते सुबह से शाम तक व्यस्त रहते हैं। ऐसे बच्चों की देखभाल में समर्पित है हमारी आज की दामिनी वंदना। इसकी स्थापना के पीछे इनफैक्ट ये कोई हमारा स्ट्रक्चर्ड या प्री प्लान्ड इंस्टीट्यूशन का प्लान नहीं था। जब हम गांव जाते थे, वी बिलोंग टू सीकर एंड देयर वी यूज्ड टू मीट लेडीज। उन महिलाओं को देख के मुझे लगता था कि हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। यूँ तो वंदना पिछले कई वर्षों से समाज कल्याण से जुड़ी हुई हैं। आर्थिक व सामाजिक रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वंदना ने स्वावलंबन का गठन किया। इसी दौरान वंदना ने बाल विकास व उनके संपूर्ण निर्माण के लिए
स्क्रैच सेंटर की शुरुआत की। स्वावलंबन का मकसद ये था कि हम उन लोगों को ये बताएं कि आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। कुछ सरकार की स्कीम्स होती हैं जो उनको नहीं पता होता है, कुछ उनकी अपनी काबिलियत होती है जो इंसान को खुद से नहीं पता होता है। सो हम उनको हेल्प करते थे कि पहली बात वो अपने बारे में, अपनी काबिलियत के बारे में जाने, उसके अलावा क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं उन सबको जाने। सेकेंडली, एट स्वावलंबन वी थॉट दैट वी मस्ट ट्रेन और इक्विप दीज लेडीज